चलिए, अगर हम लोग 3D में देखें तो आपका 3 इक्वेशन हुआ, समेशन tx0, समेशन ty0 एंड समेशन tz0। और हमने बोला 3D को हम स्पेस बोलते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी आपका इक्विलिब्रियम में है 3D में, अगर आपको एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, आपको 3D में, मान लिया ये x है, ये y है और ये z है और ये रहा ओरिजिन, और मान लिया ये आपको ये बॉडी है और ये बॉडी आपका 3D में इक्विलिब्रियम का मतलब है, टॉर्क इक्विलिब्रियम का मतलब है ई समेशन tx0 का मतलब है इस बॉडी पे जो भी टॉर्क लग रहा है अबाउट एक्स एक्सेस, उस सारे टॉर्क का समेशन, अभी इतना ही सुन के रहना है, आपका 0 है। उसी तरह से आपका y के अबाउट इस बॉडी पे जितना भी टॉर्क लग रहा है वो सबका समेशन आपका क्या है, 0 है। एंड सिमिलरली आपका अलोंग z आपका जितना भी टॉर्क लग रहा है वो सब टॉर्क का समेशन 0 है। ठीक है, ये मीन करता है। अगर हम लोग 2D में आ जाए, तो हमारे पास 2D में आपको बता दें, 2D का मतलब आपका नॉर्मली हम लोग एक प्लेन, हाँ 2D का मतलब प्लेन होता है जो हमने बताया, और अभी भी हम लिख देगा, और बार बार आप थोड़ा सा हर जगह लिखते रहिए, ऐसा हो जाएगा कि मतलब एक आदत पड़ने से ऑटोमेटिकली आपके माथा में बैठ जाएगा, मतलब अलग से कोई एफर्ट डालने का जरूरत नहीं होगा। तो मान लिया ये एक बॉडी आपका 2D में है, ठीक है, 2D में रखा हुआ है, 2D में रखा हुआ, जैसे मान लिया एक बॉडी ऐसा 2D में हमने रख दिया, 2D को हमने प्लेन बोला, तो आपने देखा ये सुनेंगे, 2D में हमने रख दिया इस प्लेन पे रखने का मतलब है ये बॉडी जो है इस प्लेन से उठना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे ऐसा समझ लो कि तुमने एक प्लेट रख दिया, ठीक है, एक थाली रख दिया, समझता होगा थाली आप इस पे रख दिए, तो ये थाली जो है इस सरफेस को छोड़ना नहीं चाहिए। थाली का जो सरफेस है, इस बोर्ड का सरफेस को, इस आपका स्किन के सरफेस को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये थाली जो है आप सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट है जो नचा सकते हैं, इस पे थाली रख के आप जेड एक्सिस के अबाउट नचा सकते हैं। इसका रोटेशन आप एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट नहीं कर सकते। अगर आप इस प्लेन को एक्स वाई माने हो तो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है सिर्फ, और अगर ये एक्सिस एक्स जेड प्लेन होता तो सिर्फ वाई के अबाउट रोटेट करता। अगर आपका ये प्लेन आपका वाई जेड होता ये प्लेन, तो आपका एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करता। बट हमारा कन्वेंशनल जो प्लेन है 2D में, वो हमेशा से हम क्या दिखाते आए हैं, वाई और एक्स ऐसे दिखाते आए हैं, ऐसा नहीं वाई और जेड लिखते आए हैं, एक्स और जेड लिखते हैं, नहीं। तो दीज आर द हमारा कन्वेंशनल आपका नोटेशन है। तो इसीलिए हम लोग कन्वेंशनल नोटेशन पे बात करेंगे। देखिए बहुत सारा कंट्री में, फॉरेन कंट्री में सबका अपना अपना कन्वेंशनल नोटेशन होता है, तो वो उसी में क्या होता है, कंफर्टेबल होता है। हम लोग का आदत पड़ चुका है एक्स वाई प्लेन हम लोग लिखा करते हैं। अगर 1D का स्टडी करना हो तो सिर्फ हम एक्स डायरेक्शन में बात करते हैं, ऐसा नहीं है वाई और जेड नॉर्मली लिखते हैं, नहीं। तो सबका अपना अपना क्या होता है, अपना अपना कंट्री का एक कन्वेंशनल पार्ट होता है, और उसी को नॉर्मली यूज किया जाता है। आप चाहे तो वाई जेड भी कर सकते हैं, बट थोड़ा वाई जेड करने से थोड़ा माथा पे स्ट्रेस आएगा, क्योंकि जो नॉर्मली हम करते आते हैं उससे अगर कुछ हटके होता है तो हमें एक स्ट्रेस डालना शुरू कर देता है। ठीक है, एक स्ट्रेस आपको मेंटली आने लग जाता है, तो इसीलिए हम लोग कन्वेंशनल पर ही बात किया करेंगे। चलिए, तो अगर यहाँ पर आप प्लेट रख दिए तो एक प्लेट को सिर्फ आप जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो ये प्लेट को कहाँ जाना पड़ेगा, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन हमने बोला प्लेट को अगर 2D है तो ये प्लेट को इस सरफेस से उठना नहीं चाहिए। इसका मतलब बिना उठाए हुए इस सरफेस से आप इस प्लेट को सिर्फ जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। इसका मतलब किसी भी बॉडी का 2D में सिर्फ एक ही रोटेशन होता है। कितना रोटेशन होता है,
एक ही रोटेशन होता है और वो होगा समेशन dz इक्वल टू 0। सो एक ही इक्वेशन सिर्फ हम लोग का यूज होगा। लेकिन आप 3D में देखें तो 3 इक्वेशन था, 2D में डायरेक्ट क्या हो गया, 1 इक्वेशन हो गया। लेकिन अब अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स आपका 3D में 3 इक्वेशन था, 2D में 3 इक्वेशन था, समेशन fx0 fy0 एंड समेशन fz0 था, और 2D में 2 इक्वेशन फोर्स का था। लेकिन मोमेंट के साथ क्या हो रहा है, 3D में 3 लेकिन 2D में डायरेक्ट 1 हो जा रहा है। और अगर आप 1D में बात करें, 1D में बात करें तो 1D में आपका इस बॉडी को एक डायरेक्शन में रहते हुए कोई रोटेशन आप नहीं दे सकते। सो 1D में नो रोटेशन, 1D में बॉडी का रोटेशन नहीं होता, ठीक है, रोटेशन नहीं होता। सो आप इतना तेजी से नोट मारे, ठीक है, तेजी से नोट मारे और सुनते रहे, तकलीफ हो नहीं हमें समझ आया ना, आप चुपचाप इक्वेशन को रट जाओ, ठीक है, रट जाओ। एक टाइम के बाद खुद सब क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। एक टाइम के साथ आपका खुद ब खुद आपका मैच्योरिटी लेवल हाई होते जाएगा और आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा टाइम टू टाइम। चलिए तो इसको फास्ट कंप्लीट करें। सो यहाँ पर हम लोग का टॉर्क इक्विलिब्रियम भी फिनिश हुआ है। इसका मतलब है कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए हमने बोला था कि फोर्स और टॉर्क इक्विलिब्रियम दोनों क्या होना चाहिए, साइमल्टेनियस में सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब हम लोग फोर्स और टॉर्क दोनों को क्या करेंगे, जोड़ते हुए इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखेंगे एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर थोड़ा फास्ट, ये सब डायग्राम बनाने में इतना बॉडी पे आप स्ट्रेस ना दें, इस सर जैसा खींचा है वैसे ही खींचना नहीं, बस जस्ट घुमा दीजिए आप, उतना नहीं माथा मारते। हाँ, कुछ लोग का चैट में क्वेश्चन हो रहा है, सर एक एक एग्जांपल लिख के दिखाइए ऑल 3 टाइप्स के मोशन को, मतलब टॉर्क का जो ऑल 3 लग रहा है वो एक एक एग्जांपल दे करके लगाए, ठीक है, एक एक एग्जांपल दे करके समझाए सर। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना, लिखते रहिए बाकी लोग और सुनते भी रहिए। ये आप जो एग्जांपल खोज रहे हैं ये ऑल एग्जांपल दे करके, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आप घर से बाइक लेके निकलते हैं, ठीक है, बाइक लेके निकलते, और एक चीज और सबसे पहला पॉइंट समझ लो आप, इंजीनियरिंग में कोई भी एग्जांपल वही बनता है, एप्लीकेशन वही होता है जो एक्चुअल में इंजीनियरिंग में हो रहा होता है, ठीक है, हो रहा होता है, मतलब जिसका कोई हमारा बेनिफिट हो, मतलब कोई भी मैकेनिज्म आप किसी भी बॉडी में किसी तरह का जो मोशन डाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। इंजीनियरिंग में अगर ये तो ठीक है आप अलग से पढ़ रहे हैं ईएम कर करके या जो भी बेसिक, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, मैकेनिज्म। अगर सिस्टम में कोई मोशन आप डाल रहे हैं दैट इज कॉल्ड, इंजीनियरिंग के हिसाब से वो एक मैकेनिज्म होता है। और एक मैकेनिज्म में आपका जो मोशन है एक साथ साइमल्टेनियस में आपका 3-3 रोटेशन और 3-3 आपका ट्रांसलेशन बॉडी में पॉसिबल नहीं होता। हम आपको एग्जांपल दें, अगर आप बाइक लेके निकलते हैं तो आप स्ट्रेट रोड पे जाते हैं तो एक टाइम में आप सिर्फ कौन सा मोशन कर रहे हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, गाड़ी अब सीधे आपको आगे जा रहा है और आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसका व्हील रोटेट कर रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग, मतलब आप सिर्फ ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर आपका मन किया इस सुबह हम पार्क में निकले और पार्क में आपका जो एक रोड बना हुआ अंदर में वो आपका राउंड बना हुआ और बाइक को हम उस राउंड में रोड में नचा रहा है, इसका मतलब आप एक सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो बताइए एक टाइम में कितना रोटेशन किए, एक रोटेशन, और एक टाइम में एक ट्रांसलेशन किए, ठीक है। आप कभी देखे होंगे डिज्नीलैंड चाहे कुछ आता है आपके सिटी में, ठीक है, या अपने लोकेलिटी में आता है, तो कभी आप वहाँ गए होंगे तो कुछ कुछ आपका जो मोशन रहता है देखे होंगे, एक लंबा सा हॉरिजॉन्टल वो थोड़ा सा स्लोप लेते हुए सर्कुलर एक आपका
हॉरिजेंटल के साथ थोड़ा स्लोप लेते हुए एक सर्कुलर टाइप का प्लेटफॉर्म बनाता है और उस पे व्हीकल को क्या करता है, एक मोशन देता है और उस समय उस प्लेटफॉर्म को भी वो रोटेट करते रहता है। वहां पर सिर्फ 2-3 मोशन में, 2-3 टाइप का आपका मोशन में ही आदमी को माथा चक्कर आने लगता है। किसी तरीके से जल्दी हम उतर जाए, पैसा मेरा जाए तो जाए बट जल्दी उतार दे, बट आपको उतारा नहीं जाता है, अलग बात है। जब टाइम होगा तभी आपको उतारेगा। तो आप 2-3 मोशन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। और अगर आप 3-3, 6 एक साथ डालेंगे तो क्या होगा, तो ऐसा हो जाएगा उस मैकेनिज्म का। पहला तो आपको उसका एडवांटेज सोचना होगा, क्या इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इतना सारा रोटेशन, इतना सारा ट्रांसलेशन, मतलब 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन, टोटल आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 सुने हैं। यही 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 6 है, ठीक है। और ये एट ए टाइम आपका ये 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आप देंगे बॉडी में आपका 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम देंगे, तो आपका बॉडी का मोशन का एनालिसिस करना काफी टफ होगा। सो पॉसिबल होना और देना दोनों 2 चीज होता है। आप सोचेंगे कि हम सर हमने तो मैडम में पढ़ा था 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इतना है, इतना है, आपने पढ़ा, लेकिन वो क्या हुआ, वो पॉसिबल होना होता है, लेकिन उतना एट ए टाइम देना नहीं होता। सो इतना सारा आप नहीं दे सकते एट ए टाइम, ठीक है। बाकी हम आगे बात करेंगे, आप खाली सुन के रहिए और आगे आप पढ़ेंगे भी ईएम वगैरह में तो देखेंगे हम लोग मैक्सिमम कितना एट ए टाइम हम मोशन का स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए, सो हम बात करेंगे उस पर। सो हम लोग आगे थोड़ा बढ़े, चलिए। सो अभी हम लोग बात करें फॉर इक्विलिब्रियम। हमने बोला इन नेट आपका क्या होना चाहिए, बॉडी पे आपका टॉर्क इक्विलिब्रियम और फोर्स इक्विलिब्रियम दोनों होना चाहिए। सो फॉर इक्विलिब्रियम हमने लिखा फोर्स इक्विलिब्रियम और साथ में हमने लिखा टॉर्क इक्विलिब्रियम, और ये दोनों सैटिस्फाइज साइमल्टेनियसली, जो हमने पहले भी लिखा है लेकिन अभी लिख दे रहे हैं ताकि आप और फिर से एक लिंक मिल जाए। बीच में आपने बहुत सारा चीजें ऐड करते चला गया। चलिए, तो अगर हम लोग 3D के लिए बात करें, दैट इज कॉल्ड स्पेस, ठीक है, स्पेस। तो स्पेस के लिए आपका हमारे पास हमने इसको x लिख दिया, इसको y लिख दिया, इसको हमने z लिख दिया, o लिख दिया, और ये रहा बॉडी। सो हमने देखा ये आपका 3D में आपका तीन फोर्स का इक्वेशन था, समेशन Fx0, Fy0 एंड Fz0, और साथ में आपका क्या था, 3 आपका टॉर्क का इक्वेशन था, समेशन Tx0, समेशन Ty0 और समेशन Tz0। सो आपका टोटल आपका 3 + 3 आपका 6 इक्वेशंस हो गया। क्लियर है। अब आइए इस बॉडी पे आपका इधर समेशन Fx0, मतलब एक्स डायरेक्शन पे बॉडी पे जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो एक्स डायरेक्शन का सारा फोर्स को हम 0 कर देंगे, तो वो फोर्स इक्विलिब्रियम में हो जाएगा इन एक्स डायरेक्शन। उसी तरह से अगर हम लोग इस बॉडी पर का नेट फोर्स हम वाई डायरेक्शन में लिख करके हम लोग 0 कर लेंगे, तो बॉडी आपका हो जाएगा फोर्स इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम लोग इस बॉडी पे नेट फोर्स आपका जेड डायरेक्शन में लिख करके हम लोग 0 कर लेंगे, तो वो हो जाएगा आपका फोर्स इक्विलिब्रियम इन जेड डायरेक्शन। उसी तरह से अगर हम इस बॉडी पे लगने वाला नेट टॉर्क हम लोग अगर समेशन Tx लिख करके 0 कर लेंगे, तो वो टॉर्क इक्विलिब्रियम हो जाएगा इन x डायरेक्शन। सिमिलरली आपका इन y डायरेक्शन सारा टॉर्क लिख के 0 कर लेंगे, और उसी तरह से समेशन Tz = 0 करके z डायरेक्शन में हम लोग लिख लेंगे। तो बताइए टोटल कितना हुआ इक्वेशन, 6 हुआ। अगर ये 6 इक्वेशन आपका सेटिस्फाई करेगा तो हम बोलेंगे ये बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर इस 6 में से एक भी अगर आपको सेटिस्फाई नहीं किया तो हम बॉडी को इक्विलिब्रियम में, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं बोलेंगे। वो इंडिविजुअल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम हो सकता है बट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं बोलेंगे। क्लियर है। तो ये हुआ आपका 3D
डी को लेकर के। आपने देखा 6 इक्वेशन है। उसी तरह से अगर हम 2D का बात करें, जिसको हमने प्लेन बोला, तो आप ध्यान दीजिए, ये हमने प्लेन के लिए बोला ये आपका समेशन एफ एक्स जीरो, समेशन एफ वाई जीरो, और टॉर्क हमने कितना बोला था, सिर्फ एक आएगा जेड के वाव, समेशन टी जेड जीरो। सो टोटल कितना हो गया आपका, टोटल इक्वेशन आपका 3 हो गया। सो आपका 2D में 3 इक्वेशन है और 3D में 6 इक्वेशन है। और अगर आप इसको डायग्राम में एक बार फिर से दिखा दें, तो ये था आपका y और ये है आपका x, और ये आपको ओरिजिन और ये आपका बॉडी दिखा दिया। इधर आपका z डायरेक्शन, और इस बॉडी पे हमने बोला x डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 है, इस डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 है, और इस डायरेक्शन का नेट फोर्स नहीं। यही दोनों डायरेक्शन है, इसी प्लेन पे रखना है जो हमने प्लेट का एग्जांपल दिया था। और टॉर्क सिर्फ कौन सा लिखाएगा, टॉर्क आपको सिर्फ लिखाएगा, टॉर्क आपको सिर्फ लिखाएगा इसका समेशन टी जेड जीरो। तो ये आपका 2D का हो गया। अगर आप 1D लिखना चाहें, 1D मतलब सिर्फ x डायरेक्शन का, तो इसमें टॉर्क तो था नहीं, अब फोर्स सिर्फ एक ही था, वो था आपका x डायरेक्शन का नेट फोर्स आपका 0 होना चाहिए इस बॉडी पे। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशंस हो गया। यहाँ पर इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 6 इक्वेशन, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 इक्वेशन। तो जरा सुनेंगे, अगर हम लोग जो गेट देने वाले हैं, ठीक है, गेट देने वाले हैं, या गेट क्या ES कुछ भी हो, तो क्या है ES 6 इक्वेशन जो है जो काफी ज्यादा हो जाता है। तो 6 इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको काफी टाइम लगेगा, इसीलिए हमारा गेट है जो कभी भी 3D नहीं पूछ पाता है। और ऐसा नहीं, ये टफ है, टफ सॉल्व करना है, टाइम कंज्यूमिंग है, कम्बरसम है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ये आपका कॉन्सेप्ट बाय टफ है, नहीं, कॉन्सेप्ट बाय टफ नहीं है। सो ये जो आपका हो गया, ये बहुत लेंथी होने की वजह से गेट इसको नहीं पूछेगा। सो पूछेगा क्या, 2D और 1D। तो 2D और 1D में नॉर्मली आपका 2D पूछा जाएगा, क्योंकि 1D में क्या है, ये कुछ ज़्यादा ही आसान है, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा आसान है और ये ज़्यादा आपको टफ है, मतलब ज़्यादा लेंथी है, और ये बहुत ही कम टाइम आपको लगेगा ये 1D में, इसीलिए वो आपको 2D सबसे ज़्यादा पूछेगा। सो हम लोग आगे का जो भी एनालिसिस होगा वो नॉर्मली 2D का होगा, 2D का होगा। इसीलिए आगे से याद रखें, 2D में 2 फोर्स का इक्वेशन है, समेशन एफ एक्स एफ वाई जीरो और एक टॉर्क जीरो। सो हमारा मेनली जो स्टडी होगा वो आपका जो मेनली स्टडी होगा वो आपका 2D का होगा, और ये रट जाए, ये 2 फोर्स का इक्वेशन है और एक टॉर्क होता है ये। तो देखिए, फोर्स लिखना लोगों के लिए बहुत आसान होता है, ये सब एक्स डायरेक्शन का फोर्स लिखिए, वाई डायरेक्शन का फोर्स लिखिए, लेकिन ये टॉर्क जो लिखना होता है नेट, वो आपका थोड़ा टफ होता है, टफ होता है। ये टफ कैसे होता है वो आगे देखेंगे। सो हम लोग आगे एक टॉर्क का कैलकुलेशन सीखेंगे अलग से, एंड देन हम लोग इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। प्रॉब्लम हम लोग बहुत देखेंगे, ठीक है। सो प्रॉब्लम को लेकर के परेशान ना हो, ये खाली थ्योरी पढ़ रहा है, अरे आप पढ़े कहाँ है कितना आबर आप अभी, ठीक है। सो थोड़ा पेशेंस रखिए, नहीं तो डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख करके शुरू हो जाते ना, तो आपका रटाना शुरू हो जाता फालतू चीज़ों से, थोड़ा वेट करें। सो ये दोनों फोर्स लिखना आसान होता है, टॉर्क आपका सीखना पड़ता है। सो हम टॉर्क लिखना आगे सीखेंगे, ठीक है, और टॉर्क लिखना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले एक पार्ट और हम लोग का लिखना रह गया, जिसको हम अभी कवर करेंगे। टॉर्क से रिलेटेड एक पार्ट और हम लोग लिखेंगे। चलिए इतना नोट मारिए थोड़ा फास्ट। What about a bearing?
फोन दीजिएगा तो। चलिए, कुछ लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपका व्हाट अबाउट बियरिंग, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, ये जो बियरिंग के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, वो अभी यहाँ पर कोई लिंक उसका नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा आप पेशेंस रख के ना पढ़िए अभी, और थोड़ा वेट कीजिए। आपको क्वेश्चन ना पूछने भी आ जाएगा कि कैसे आपका कहाँ कैसे रिलेट करके पूछना है। अभी थोड़ा सा मतलब आपका नॉन डायरेक्शनल भाग रहा है, बहुतों का भाग रहा है, ये नहीं ये आपका सिर्फ भाग रहा है जिस किसी ने पूछा, नहीं, बहुतों का नॉन डायरेक्शनल भाग रहा है, ठीक है। टेक्निकल का क्वेश्चन पूछने के लिए पहले थोड़ा सा आप अपना स्ट्रेंथ बनाइए, थोड़ा एक दो तीन क्लास जाने दीजिए, आपको आने लग जाएगा पूछने, ठीक है। अभी एकदम बिल्कुल नॉन डायरेक्शनल आपका भागता है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल भागता है। जैसे आप बियरिंग बात कर रहे हैं, कोई अगर बियरिंग बात कर रहा है, आप बियरिंग में क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका भी कोई लिंक नहीं है बियरिंग का, ठीक है। ठीक है, बियरिंग में रोटेशन होता है, तो थोड़े ना अभी हम टॉर्क बात करने लग जाए उसमें, नहीं, ये आएगा टाइम, वन बाय वन सब चीज जानेंगे आप। जितना भी आप, अगर आप ये क्या बोलते हैं, जितना भी आप मैकेनिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो सब का सब आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चाहे बियरिंग हो, चाहे जो भी सिस्टम आपके दिमाग में हो, आप आराम से बिंदास होके पूछेंगे, ठीक है, और सबका जवाब आपको मिलेगा। तो अभी थोड़ा सा लॉजिकल नहीं जा रहा है क्वेश्चन, तो थोड़ा एक दो क्लास वेट करो, ठीक है, वेट करो थोड़ा सा एक दो क्लास। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट बन रहा है ना, इससे रिलेटेड, तो वो थोड़ा पूछो, ठीक है। हाँ, हम आएंगे, सब सब पे आएंगे। बियरिंग तो हम दो तीन जगह पढ़ेंगे, क्या परेशान है, दो तीन जगह पढ़ेंगे, एफएम में भी पढ़ा देंगे आपको एफएम का बियरिंग, और आपको मशीन डिजाइन में भी पढ़ाएंगे हम आपको। किसी का क्वेश्चन है सर, टॉर्क का यू जिसमें टॉर्क का यूज हो वो क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन बताइए, ठीक है। अरे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो देखिए, हम लोग टॉर्क जो बताएंगे वो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, और इक्विलिब्रियम के केस में जीरो होता है। तो हम आई टी इक्वल टू जीरो वाला बताएं, ए टी इक्वल टू आई अल्फा वाला बताएं सिर्फ। जैसे आप अपने दरवाजा को बंद करते हैं, रोज आप टॉर्क लगा रहे हैं, दरवाजा को बंद करते हैं, ठीक है, दरवाजा को आप पुश करते हैं, क्या होता है, बंद होता है, पुल करता है, खुलता है, ठीक है। तो जरा देखिए, तो वो अपना जहाँ पे हम लोग क्लैंप लगाए हुए हैं, दैट इज ए हिंज टाइप, आपका हिंज टाइप है, और आप जैसे ही फोर्स लगाते हैं, उससे फोर्स इंटू डिस्टेंस करके टॉर्क बनता है, और दरवाजा आप आसानी से बंद कर पाते हैं, ठीक है। तो हम आएंगे, सब पॉइंट पे आएंगे, ठीक है, सब पॉइंट पे आएंगे। सो क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा स्टॉप कर लो, ठीक है, थोड़ा अभी स्टॉप कर लो। अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है जिसमें आप एक एग्जाम्पल पे आएंगे। सो हम आएंगे सब पे, ठीक है। आपको भी टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा और हमें भी। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए, सो हमने लिखा टॉर्क इक्वल टू
आई अल्फा इक्वल टू 0 लिखा था और हमने टॉर्क इक्वल टू लेकर के इक्विलिब्रियम सॉल्व कर लिया और इक्वेशन भी बना लिया। सो ये पार्ट हमने रोक रखा था। आई अल्फा इक्वल टू 0 जैसे हम लोग एम ए इक्वल टू 0 से कुछ निकाला था, उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग थोड़ा निकाल दें। चलिए, तो आई आपका क्या है, देखिए आई अल्फा इक्वल टू 0, सो दो का प्रोडक्ट यहाँ 0 है। इसका मतलब है ये दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या साइमल्टेनियस दोनों हो सकता है। सो आपका यहाँ पर 0 कौन है, अल्फा। आई 0 नहीं हो सकता। अगर आप एक मास ले लिए, ठीक है, और एक डिस्टेंस से रोटेट करा रहे हैं, आर स्क्वायर होता है जो भी, या डी एम आर स्क्वायर होगा ज्योमेट्री बॉडी के लिए, तो जब मास ले लिया और डिस्टेंस है तो फिर आई कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब दिस 0 इज ओनली ड्यू टू अल्फा। सो अल्फा 0 रहा होगा। सो अल्फा 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा एक्स आई प्लस अल्फा वाई जे और अल्फा जेड के इज इक्वल टू 0 वेक्टर और दस 0 वेक्टर इज इक्वल टू आपका 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। सो इक्वेटिंग करके लिख दे रहे हैं, बाकी आप समझ रहे हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड आई जे के। सो अल्फा एक्स इक्वल टू 0, एक होगा अल्फा वाई इक्वल टू 0 और एक होगा आपका अल्फा जेड इक्वल टू 0। अल्फा को हमने क्या लिखा था, डी ओमेगा बाई डी एक्स। सो एक्स डायरेक्शन है तो आपका डी ओमेगा बाई डी टी, सॉरी, सो दिस लिखाएगा। और अगर इसको देखें तो ओमेगा एक्स इक्वल डी ओमेगा एक्स इक्वल टू 0, सो ओमेगा एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, और दिस ओमेगा कांस्टेंट दो वैल्यू लिखाएगा, लिख सकते हैं, एक ओमेगा एक्स 0 है और एक ओमेगा एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, हैविंग सम वैल्यू बट कांस्टेंट होना चाहिए। सो ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन में रोटेशन क्या है, नहीं है, मतलब रेस्ट में है। तो ये रेस्ट वाला पार्ट हो गया जिसको हमने स्टैटिक बोला था, स्टैटिक बोला था। और ये हो गया ई कांस्टेंट है लेकिन 0 नहीं है, जैसे 20 रेडियन पर सेकंड, 5000 रेडियन पर सेकंड, लाइक दैट। सो ये कांस्टेंट वैल्यू है। सो ये हो गया आपका मोशन टाइप का इक्विलिब्रियम का पार्ट टॉर्क में, जैसा हमने फोर्स में दिखाया था। उसी तरह से यहाँ पर भी आप लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा वाई बाई डी टी इक्वल टू 0, और यहाँ से हो जाएगा आपका डी ओमेगा वाई इक्वल टू 0। आप इधर बढ़ सकते हैं। सो ओमेगा वाई इक्वल टू कांस्टेंट, सो आपका दिस कांस्टेंट विल अगेन आपका इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 0। सो ये हो गया आपका रेस्ट और ये हो गया आपका स्टैटिक। सो ये हो गया आपका मोशन, जो हमने लास्ट क्लास में भी बताया। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं, हालांकि लिख दे रहे हैं ये सब तो एक बताने के बाद आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कर दे रहा हूँ अभी। सो आपका ये हो गया डी ओमेगा जेड इक्वल टू 0, सो आपका ओमेगा जेड इक्वल टू कांस्टेंट। आप छापते रहिए, अब तो इसमें नया कुछ रहा नहीं आपको। ओमेगा जेड इक्वल टू 0, दैट इज आपका रेस्ट और स्टैटिक, और एक आपका ओमेगा जेड नॉट इक्वल टू 0, दैट इज आपका मोशन। इतना छापिए। इसका मतलब एक बॉडी टॉर्क इक्विलिब्रियम में होगा तो उसका ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड सब कांस्टेंट होगा, अल्फा 0 होगा, और दैट कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो वो वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू 0, इक्वल मतलब रेस्ट में रहा है, और नॉट इक्वल टू 0 मतलब मोशन में रहा है। छापिए तेजी से। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क। कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, क्योंकि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम वो 2D पढ़ेंगे। नॉर्मली जो हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे वो 2D पढ़ेंगे। क्योंकि हमने बोला 3D में इक्वेशन 6 होगा तो वो आपको गेट पूछता, वैसा क्वेश्चन नहीं बनाया जाता, क्योंकि आपको काफ़ी टाइम लगेगा। और 1D बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, इसीलिए 2D पूछा जाएगा। और 2D में हमने इक्विलिब्रियम का 3 इक्वेशन लिखा, समेशन एफ एक्स 0, समेशन एफ वाई 0 और समेशन टी जेड 0। हमने बोला किसी भी बॉडी का समेशन एफ एक्स और एफ वाई 0 करना आसान है, लेकिन टॉर्क 0 करना टफ है। रीजन ये है कि टॉर्क हम सब लोग को निकालने नहीं आता, तो उसी टॉर्क को हम लोग अभी सीखेंगे निकालना,
और देन हम लोग इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। तो अभी टॉर्क जो निकालना जा रहा है वो भी एक प्रॉब्लम टाइप का ही चीज होगा। सो इसके आगे से प्रॉब्लम पे आप आने जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम पे आने जा रहे हैं और प्रॉब्लम हम लोग देखते ही जाएंगे। आप 20-25 प्रॉब्लम कम से कम शुरू में देखेंगे, उसके बाद थोड़ा थ्योरी आएगा। सो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा आपको, ठीक है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा। सो बोर्ड पे थोड़ा कंसंट्रेट रहा करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको लाइन लिखने में दिक्कत होगा, ठीक है। ये हमने रिगार्डिंग अल्फा एक्स इक्वल टू 0 के लिए लिखा, ये हमने अल्फा वाई इक्वल टू 0 के लिए लिखा और इधर आपका अल्फा जेड इक्वल टू 0 के लिए लिखा। चलिए, सो कम से कम अल्फा एक्स आप लिख लें इक्वल टू 0 करके। ये सब तो आप बाद में भी उसी तरीके से छाप सकते हैं जब आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। सो अल्फा एक्स एक समझ लीजिए, बाकी सब है जो आप जगह भी छोड़ दीजिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो, लिख पाए हैं तो अभी जगह छोड़ दीजिए और आप बाद में भी नोट कर सकते हैं, एक ही जैसा तो लिखा हुआ है सब। चलिए, सो अभी हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क अबाउट ए पॉइंट, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। अबाउट ए पॉइंट टॉर्क है जो नाचना जो होता है, हमने बोला टॉर्क नचाता है, नाचना हमेशा एक पॉइंट के अबाउट होता है, ठीक है, नाचना हमेशा एक पॉइंट के अबाउट होता है, इसलिए अबाउट हम लोग बात किया करते हैं। और ऐसे भी हम नाचना किसके अबाउट बात करेंगे, जेड एक्सिस के अबाउट। हम लोग 2D का इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं और 2D में हमें समेशन टीजेड का जरूरत है। चलिए देखेंगे। सो फॉर, हाँ, सो आप लिख चुके हैं तो ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। सो हम यहाँ पे मेंशन कर दें इफ फॉर इक्विलिब्रियम इन 2D और प्लेन, हमने लिखा समेशन एफ एक्स 0, समेशन एफ वाई 0 और समेशन टी जेड 0। हमने बोला टॉर्क का कैलकुलेशन इसके लिए सीखना है, तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, आगे सिस्टम का एनालिसिस कर पाएंगे। तो हम इसके लिए अभी टॉर्क निकालना सीखेंगे। सो हम लोग प्रॉब्लम कुछ कुछ लेके बात करेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम लेके बात करेंगे। तो पहले हम लोग टॉर्क का फार्मूला बात कर ले। हमने टॉर्क का फार्मूला लिखा था, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क हेडिंग है, ये तो हमने लिख दिया इक्विलिब्रियम के लिए, 2D के लिए 3 इक्वेशन। सो अभी टॉर्क का कैलकुलेशन में हम लोग टॉर्क का हमने एक फार्मूला लिखा था, T इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हमने 3 फार्मूला लिखा था, लेकिन आपने देखा फर्स्ट वाला तो डिफिनीशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद ये बनाया था एंड देन हमने आपको आई टी इक्वल टू आई अल्फा बताया, जिससे हमने इक्विलिब्रियम डिराइव किया था आई अल्फा करके। अभी टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस अल्फा को फिर हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि हमारा स्टडी है जो कन्फाइंड हो चुका है कहाँ पे, 2D पे। हमारा स्टडी कन्फाइंड हो चुका है 2D पे, ये ना भूलें। और 2D में सिर्फ एक ही टॉर्क हम लोग लिखते हैं, वो है आपका टीजेड अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल एक्सिस। जो कन्वेंशनल एक्सिस हमारा सॉरी एक्स वाई प्लेन है और उस पे परपेंडिकुलर आपका जेड। क्लियर है। अब आपका आर क्रॉस एफ हम पहले भी लिखा है, जरा ध्यान देंगे। मान लिया ये आपका एक बॉडी है, ये जिसका मास आपको m है, ठीक है।
और इस बॉडी पे किसी ने फोर्स F लगा दिया, किसी भी डायरेक्शन में, एकदम ध्यान देना। एक बॉडी है, देखिए बात है कि आप सर एक पॉइंट मास ही क्यों लेते हैं, आप ज्योमेट्री बॉडी क्यों नहीं लेते, एक प्लेट ले ले, एक रॉड ले ले, तो वो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमने आपको बताया कि पॉइंट मास को जोड़ जोड़ के ही क्या बनता है, ज्योमेट्री बॉडी बनता है। ठीक है, जो भी आपका रॉड, रिंग, प्लेट, स्फीयर, सिलेंडर जो भी है वो पॉइंट मास को जोड़ के बनता है। तो हम उसका कैलकुलेशन पॉइंट मास के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन से हम लोग सब बाद में आसानी से कर लेते हैं, वो सब कोई इशू वाली बात नहीं है। जो हमने आई लिखा तो वो आई हम लोग इस पूरे पॉइंट मास सीखा mr², और हम लोग डायमेंशन बॉडी का dmr² करके सीखा, तो उसका यूज करके हम लोग निकालना सीख लेंगे और आसानी से बना लेंगे। इसीलिए हम लोग पॉइंट मास दिखाया करते हैं और पॉइंट मास से स्टडी समझाया जाता है। पॉइंट मास बेसिक आपका पार्ट होता है। हाँ, जरा ध्यान देना। सो हमने इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया, एम मास है और हमें कुछ नहीं पता है क्या है नहीं है, एम मास है, ये फोर्स लगाया और किसी ने जानना चाहा, ये नीड है, ये क्या है, ये सिचुएशन का मतलब नीड है, ये आपको टॉर्क है जो हमें मान लिया किसी पॉइंट के अबाउट चाहिए, ये नीड है हमारा। ठीक है, तो हमने मान लिया एक पॉइंट ओ है जहां पे हमें टॉर्क चाहिए, तो कहीं भी ले लो, तो ये एप्लीकेशन है जो हम आगे सीखेंगे कि हमें यहाँ ही क्यों चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो ये पॉइंट कहीं भी बना सकते हैं, इसके वजह से 2 किलोमीटर दूर पर आप टॉर्क निकाल सकते हैं, 5 किलोमीटर दूर पे निकाल सकते हैं, क्लोज पे निकाल सकते हैं, तो ये मैटर नहीं करता। ये हमारा नीड है कि आपको कहाँ टॉर्क निकालना है। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने मन से सर जब भी पाते हैं उठा लेते हैं, कुछ भी नहीं, ये नीड होता है जो आपको आगे दिखाई देगा। तो हमने मान लिया वो पॉइंट के बाद इसका मोमेंट टॉर्क लिखना है, तो हमने क्या किया, ओ से यहाँ तक का, रुक जाना थोड़ा, ओ से यहाँ तक का हमने क्या किया, एक डिस्टेंस निकाल लिया, मान लिया वो डिस्टेंस आपका क्या है, आपको आर है, डिस्टेंस आपको आर है। तो ये फोर्स का हम इस पॉइंट के बाद जो टॉर्क है, ठीक है, वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। सो हम लोग मेथड 1 और मेथड 2 पे बात करेंगे। ठीक है, सो मेथड 1, सो टॉर्क दो तरीके से निकालेंगे, एक ये फोर्स हुआ, ये 2D प्लेन है, ये दिमाग में एकदम हमेशा रखे, हम लोग 2D के लिए ही dz निकाल रहे हैं। 3D होगा तो ये भी वेक्टर फॉर्म में होगा, ये भी वेक्टर फॉर्म में, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, आसानी से तुरंत टॉर्क निकल जाएगा, तो वो कोई प्रॉब्लम में कोई जान नहीं होता। ठीक है, वो बिल्कुल आसान है। 3D है तो आर पोजीशन वेक्टर मान लिया 2i + 3j + 4k लिख दिया, f लिख दिया, 5i + 5 6j + 8k लिख दिया, तो आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, निकल जाएगा। नहीं तो वो हमारा टफ नहीं होता, 3D तो और ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन हमें चाहिए टॉर्क सिर्फ 2D का, जहाँ पे आपको R और F वेक्टोरियल फॉर्म में नहीं रहेगा। अगर वेक्टोरियल फॉर्म में दे दे 2D में, F = 2i + 3j, R = 3i + 5j, ऐसा दे देता तो तुरंत निकल जाएगा इससे। नहीं, हमारे पास स्केलर फॉर्म में चीजें अवेलेबल होगा, जैसे F स्केलर फॉर्म में होगा, R स्केलर फॉर्म में होगा, ठीक है, स्केलर फॉर्म में होगा, और उसके हेल्प से हमको निकालना है। तो ये जब दोनों स्केलर फॉर्म में होगा तो हमारे पास स्केलर फॉर्म से काम नहीं होगा डायरेक्ट, तो एक और इंफॉर्मेशन एंगल का देना पड़ता है अगर स्केलर फॉर्म में होगा तो। सबका रीजन आपको वेक्टर में मिलेगा। अभी आप खाली सीखिए कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो हम इसको निकालने के लिए दो तरीका है। एक तरीका हुआ कि आप इस एफ के कंपोनेंट को, ये एंगल दिया रहेगा, तो इस एफ के कंपोनेंट को एक परपेंडिकुलर टू आप ये पोजीशन वेक्टर आर ड्रॉ करें और एक ड्रॉ करें आप एलोंग द आर कंपोनेंट। तो बताइए ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्लियर है, जो पहले भी हमने ऐसा दिखाया। तो जो एलोंग द आर कंपोनेंट होता है, ये आपका एलोंग द आर मतलब आर एलोंग द आर, या फिर ऐसा बोलिए जो ओ से पास करते हुए रहता है कंपोनेंट फोर्स का, वो डजंट प्रोड्यूस टॉर्क, मतलब ये टॉर्क लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये जस्ट इसको खींच सकता है बट
टॉर्क नहीं लगा सकता, तो खींच सकता है, कितना खींचेगा वो हमारा इशू नहीं है। हम टॉर्क पे बात करें तो एट ए टाइम आप सब कुछ नहीं बोलिए, सब कुछ नहीं ढूंढिए, ठीक है। इस समय जिस चीज का नीड है उस पर हम फोकस करते हैं, ग्रेजुअली सब आएगा। एफ साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा जो आपका आर पे परपेंडिकुलर है उसका टॉर्क बनेगा, और वो टॉर्क क्या बनेगा, एक ये वेक्टर से ये है, और ये डायरेक्ट आपका आर क्रॉस जो एफ है वो आप क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म टॉर्क इक्वल टू आप लिखते तो आर एफ साइन थीटा। और अगर 2D है तो आप देखिए आर एफ साइन थीटा तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट से लिख दिया। अब बात है डायरेक्शन सर आपने नहीं लिखा, तो आपको जब 2D में एनालिसिस करना है तो 2D में आपको क्या डायरेक्शन हमने नहीं बताया, हमने बोला राइट हैंड स्क्रू रूल से निकालेंगे, और हमने आपको बताया था कि अगर बॉडी मान लिया एक क्लॉकवाइज घूमता है तो डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमता है तो जिस डायरेक्शन में थीटा घूमेगा उसी डायरेक्शन में ओमेगा होगा, उसी डायरेक्शन में अल्फा होगा, उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा, और उसी डायरेक्शन में इवेंट टॉर्क होगा। तो बताइए ऐसा घूम रहा है तो राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसका डायरेक्शन क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज अब समझाने का जरूरत है नहीं, क्लॉकवाइज में हमने क्या बोला था, क्लॉकवाइज में माइनस के बोला था, तो ऐसे भी 2D का एनालिसिस ही करना है तो माइनस के फट से आप लिखे, क्लियर है। तो अब आप सोचो यहाँ पे ई एफ साइन थीटा आर एफ साइन थीटा हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया, अब हमें डायरेक्शन अगर पता करना है तो आप आसानी से पता करो, ये नचाएगा नहीं ये नचाएगा, तो यहाँ बैठ के आप देखें तो एफ साइन थीटा आपको कैसे नचाते नजर आ रहा है, ऐसा नचाते नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ऐसा चारों तरफ आपको नचाते हुए नजर आ रहा है, सर्कुलर बना देंगे। तो एफ साइन थीटा ऐसा नचाते हुए, तो ये डायरेक्शन हुआ कौन सा, ये डायरेक्शन हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो बताइए एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने डायरेक्शन क्या बोला था, 2D में प्लस के, तो आप डायरेक्शन लिखना है तो लिख दो, पहले मैग्नीट्यूड लिखा था डायरेक्शन लिख दिया, अरे बात समझ में, डायरेक्शन लिख दिया। तो आर एफ साइन थीटा के लिख दीजिए, अगर ये 3D रहता, आर वेक्टर भी दिया रहता, एफ वेक्टर भी दिया रहता, तो ये डायरेक्शन भी कैसा आता, आई जे के टर्म में आता आपको डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन अभी नहीं आएगा, 2D में सिर्फ आपका प्लस के या माइनस के आएगा। तो आपको मैग्नीट्यूड का इशू है, डायरेक्शन का आप ध्यान मत दे, मैग्नीट्यूड लिखे एफ साइन थीटा इंटू आर, और फट से डायरेक्शन के लिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में जो हमने बोला था माइनस के प्लस के वो लिखते रहे। सो हमने बोल चुका है ये आपका काउंटर क्लॉकवाइज इज नेगेटिव के था, और आपका काउंटर क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव के था, तो उसी पे आप बने रहे, पॉजिटिव के था, तो टी टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा प्लस के हो गया। तो इस तरीके से इसका कम, अगर यही एफ इधर न लग के इधर लगता, यही एफ आपका इधर न लग के इधर लगता, तो क्या होता है, ये टॉर्क का कंपोनेंट ऐसे आता तो इसको ऐसे नचाता, और एक ऐसे आता जिसका कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, तो उस बार क्लॉकवाइज हो जाता। तो इतने तो गेम है, तो इतना नोट मारिए पहले। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा के, आर एफ साइन थीटा के। देखिए बाकी आर क्रॉस एफ है, थोड़ा कम समझ में आ रहा है किसी को, वेक्टर का दिमाग में नहीं है, तो सब आएगा ना वेक्टर के साथ। अगर अब अभी हम वेक्टर पढ़ाने लग जाए, पहला क्लास में वेक्टर पढ़ाते तो आप क्या कहते हो, ये कौन सा डेमो चल रहा है जो वेक्टर पढ़ा रहा है, ये कौन सा डेमो चल रहा है जो मैथ पढ़ा रहा है। तो थोड़ा तो पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़िए, उसके बाद देखिए आपको नहीं आता है क्या। देखिए बार बार हमने बोला रिवीजन बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए, ये क्या था, ये सब पहले नहीं समझाया, और अभी हमने क्या जोड़ा, टॉर्क आपको सिर्फ फोकस करना है, ई 2D में है, मतलब ये प्लेन में है तो यही जेड के अबाउट आपका रोटेट करेगा, तो माइनस जेड होगा या प्लस जेड होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हमने फोर्स लगाया एक बॉडी पे, और ऐसा ये एक फोर्स है, मान लिया 10 फोर्स ऐसा होता है इस बॉडी पे, तो 10 का लिखा था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी उसका नेचर होता कंपोनेंट लिखने से, तो वही लिखा था।
तो एक फोर्स थोड़े यहाँ पर हम 10-12 फोर्स लिख करके आपको एग्जाम्पल दिखाएं, क्या मतलब बनेगा आपको? चीजें तो वही होते रहेगा। ठीक है, हाँ चलिए, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, हमने बोला ई मेथड 2, मेथड M2 कर दीजिए, M2 मेथड 2। ये आप ऐसा कर सकते हैं, ये 2D में ही एकदम हमेशा भूले ही नहीं, यही भूल जाता है लड़का आधा अधूरा दिमाग में रखता है। मान लिया ये आपका ये फोर्स F है, बॉडी पे लग रहा है और इसी पोजीशन R के अबाउट ओ अबाउट आपका ये R डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड में रहता है, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है। जो आगे प्रॉब्लम पढ़ेंगे, वेक्टर में देने से तो बहुत चीज़ें आसान हो जाता है, हम वेक्टर में समझाएंगे भी चीज़ों को। जब ये वेक्टर फॉर्म में रहता है तभी लोग डर जाता है, नहीं वेक्टर फॉर्म का चीज़ें बहुत आसान होता है। आर क्रॉस एफ बताओ किसको नहीं आता है, अगर आर और एफ वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो। चलिए, तो ये है, तो दोनों दे दिया और एक आपका क्या दे दिया, डायरेक्शन थीटा दे दिया। तो इस बार जरा ध्यान देना, ये बॉडी है जो एफ की वजह से ओ है जो कितना, मान लीजिए एफ आपका ऐसे लगते रहता है तो कभी भी ये एफ है जो ओ के अबाउट इस ओ अबाउट नहीं नचा पाता, लेकिन एंगल पर है तो आपको नचाएगा, और एंगल पर इसीलिए रखा जा रहा है ताकि कुछ बने, नहीं तो टॉर्क हेडिंग दे रहे हैं और टॉर्क बन ही नहीं रहा है। चलिए, तो इस एफ का कंपोनेंट करके किया था, इस बार क्या कर रहा हूं मैं, ये फोर्स को हम आगे पीछे एक्सटेंड कर दिया, आगे पीछे एक्सटेंड कर दिया, और इस ओ से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी नाम दे दिया। ये अगर थीटा है तो आप ये थीटा लिखेंगे क्रॉस एंगल से, और ये थीटा है, आर है, 90 है, तो दिस डी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। ओके, और टॉर्क इक्वल टू फार्मूला क्या था, आर क्रॉस एफ। सो हम दिस टॉर्क को इन मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे, आर एफ साइन थीटा। देखिए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मिल जाएगा तो के माइनस के करना तो आपके लिए आसान काम है, तो वो तो इशू है नहीं आपको, तो सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, मैग्नीट्यूड क्या हुआ, आर एफ साइन थीटा हुआ, तो आर एफ साइन थीटा है तो आर एफ साइन थीटा को हम एफ आर साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और आर साइन थीटा ही डी, डी वेक्टर नहीं लिखा है, क्रॉस है ये, एफ इंटू डी। तो एक तरह से आपका टॉर्क इक्वल टू क्या बना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम the point about which torque is to calculate, from the point about which the torque is to calculate, मतलब simple perpendicular distance from the O, perpendicular distance from O एक तरह से हो गया perpendicular distance from the point about which torque is to be calculated, ठीक है, distance from, ऐसा कर दो perpendicular distance from the point O, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सॉरी फ्रॉम द पॉइंट ओ, ब्रैकेट में हो गया ये, ऑन द फोर्स प्रोड्यूस्ड, फोर्स प्रोड्यूस, फोर्स प्रोड्यूस का मतलब आगे पीछे बढ़ाने से, तो आगे पीछे बढ़ाएंगे तो परपेंडिकुलर कहाँ गिर रहा है, पीछे गिर रहा है तो पीछे बढ़ाए, आगे बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो इसका मतलब आगे से हम ओ पॉइंट के टॉर्क, और बताइए ये पहले भी क्या आया था, एफ आर साइन थीटा ही आया था। और अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे देखना है, देखिए जब भी डायरेक्शन देखिए, जब भी डायरेक्शन देखिए, और वहां भी एफ आर साइन थीटा आया था, अभी भी साइन एफ आर साइन थीटा आया,
तो आप जब भी डायरेक्शन देखिए तो इस एफ को, ये जो आपने जहां परपेंडिकुलर डाला है वहां पर ला करके आप थोड़ा सा फील कीजिए। ठीक है, क्या करना है, फील कीजिए, FEELING, फीलिंग लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर रख करके आप इस ओ पॉइंट पे बैठ करके आप देखिए, ओ पॉइंट पे बैठ करके आप देखिए कि अगर ये रॉड होता यहाँ पे और ये यहाँ पर एफ फोर्स लगा, ये डी रॉड होता और यहाँ पर इस एफ फोर्स लगाए तो ये आपको कैसे नचाता, तो आपको ये रियलाइज होगा ये हमें ऐसा नचा रहा है। ठीक है, ऐसा नचा रहा है। ठीक है, ऐसा नचा रहा है, तो आप ऐसा नचा रहा, और दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए क्या आएगा, प्लस के आएगा, प्लस के आएगा। हो गया। तो ये इधर लाके नहीं, नहीं तो अगर यहीं से डायरेक्शन देखेंगे तो कभी कभी किसी किसी को ऐसा भी लगता है सर ये हो सकता है ऐसे नचाए, नहीं नहीं, ऐसे देखेंगे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा लिखे थे तो यहाँ डाले थे तो आसानी से आप समझ पाए थे। और अभी क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे हमने डाला था एफ साइन थीटा तो एफ साइन थीटा से हम देख रहे थे ना ये ऐसे नचा रहा है, तो अभी डायरेक्शन क्या आया, सेमी आया। तो आप इस तरीके से समझा करें, ये ऐसा आपको नचा रहा है। तो आगे से मेथड 1 और 2 में बात है इस सर कौन सा यूज करना ज़्यादा अच्छा होगा, तो बहुत लोगों को ये लगता है। ठीक है, इस फोर्स पे सीधा परपेंडिकुलर डाल दिए और इस फोर्स को यहाँ ला के देख लिए इधर नचा रहा है या इधर नचा रहा है, तो अगर इधर है तो ये तो ऐसे नचाएगा। ठीक है, ऐसे नचाएगा। तो बात है ये मेथड 1 यूज करें कि 2, तो हम आपको बताएं ये मेथड 2 जो है आप ज़्यादा यूज ना करें, नहीं तो बहुत जगह आप फंसेंगे। सो मेथड 1 से ही जाया करें, जिस जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस लाइन के पे परपेंडिकुलर और एलोंग में आप कंपोनेंट तोड़ दे फोर्स का, और जो एलोंग है उसका कोई टॉर्क नहीं बनेगा, ऐसा करके आप बनाया करें। ठीक है, बनाया करें, यही ज़्यादा आप यूज किया करेंगे। चलिए, तो ये हमने फार्मूला बना दिया, अब हम लोग का टॉर्क का कैलकुलेशन प्रॉब्लम के साथ आना शुरू होगा, प्रॉब्लम के साथ आना शुरू होगा। ठीक है, इसी पॉइंट के बाद कैलकुलेशन आना जो शुरू होगा। चलिए, तो अभी हम लोग प्रॉब्लम के लिए देखते जाएंगे। जैसे हमने मान लिया कि आपको एक प्रॉब्लम दिखाया जिसमें आपका एक रॉड है, एक रॉड है। ठीक है, और इस रॉड पे हमने एक यहाँ पे एंड पे, अभी ज्योमेट्री बॉडी आ गया, ज्योमेट्री बॉडी का मतलब एक रॉड अभी ले रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, आप रॉड थोड़ा डायमेंशन करके ऐसे भी दिखा सकते हैं, वरना हम एक लाइन से भी दिखा सकते हैं। और हमने मान लिया ये आपका एफ है जो हमने फोर्स लगा दिया, जो ये आपका हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको मान लिया ये पॉइंट वो है, हमने बोला था किसी भी पॉइंट के अबाउट आपको क्या पूछा जा सकता है, टॉर्क पूछा जा सकता है, वो नीड के हिसाब से होता है। तो अभी हम लोग टॉर्क लिखना सीख रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम लोग एक एक खाली पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे हम एक सिस्टम में फाइंड आउट करेंगे ये देख रहे हैं। तो अगर हमें टॉर्क वो पॉइंट के अबाउट निकालना है, ये रॉड दिया हुआ है एफ है और ये रॉड का कोई मास नहीं है, मासलेस है, और नॉर्मली मासलेस रहता है। नॉर्मली रीजन ये होता है कि जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसका वैल्यू इस रॉड के मास के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग इसका मास mg का कोई टॉर्क यहाँ नहीं लेते, और ना ही आपको मास गिवन रहेगा। गिवन ना हो तो आप अंडरस्टूड समझिए इसका मास के कॉरस्पॉन्डिंग का mg that will act on cg of this body is very small है, तभी वो मास नहीं दिया। अगर दे दिया मास तो आप समझ जाओ तुरंत, ओ इसका बॉडी का मास है जो बहुत बड़ा है, जिसके वजह से mg का वैल्यू आपका एफ से मच सॉरी एफ के आपका कंपेरेबल है, ऐसा बोलेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग टॉर्क वो पॉइंट के अबाउट लिखने जा रहे हैं टॉर्क, और ये सब 2D प्लेन है, 2D प्लेन है, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से हमारा सिर्फ टीजेड लिखा रहा है, और टीजेड का हमने बोला डायरेक्शन प्लस के चाहे माइनस के होगा, जो हम इसको एक्स वाई प्लेन समझा करते हैं। तो ये फोर्स का हमने क्या बोला था, इस पॉइंट के अबाउट है, तो इसका दो कंपोनेंट में आप तोड़ दो, एक आपका
इस लाइन पे परपेंडिकुलर और एक एलोंग, तो बताइए एलोंग हो गया एफ कॉस थीटा, परपेंडिकुलर हो गया एफ साइन थीटा। जैसे ही कंपोनेंट तोड़ते हैं ये एफ का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। कंपोनेंट तोड़ देने का मतलब है एफ का ही ये दोनों पार्ट है और ये एफ अब नहीं रहा, ऐसा समझा करते हैं, नहीं रहा। तो एफ साइन थीटा का कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही, तो एफ साइन थीटा इंटू क्या लिखा जाएगा, एल। यही आपका नॉट अबाउट जीरो अबाउट टॉर्क हो गया। और नचाएगा कैसे, यहाँ बैठेंगे, इसका तो टॉर्क होगा नहीं एफ कॉस थीटा का एफ साइन थीटा का, तो ये आपको ऐसे परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ बैठ के देखेंगे, ओ पॉइंट पे बैठ जाना है, ठीक है। और यहाँ से बैठ के देखना, अगर आप बैठ के नहीं देखेंगे तो आपका डायरेक्शन इधर उधर बहुत भागेगा। सो एफ साइन थीटा ऐसे नचाएगा, तो ये नचाना हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन क्या था, प्लस के, तो आप प्लस के लिखिए। चलिए, तो ये प्रॉब्लम इस तरह का सॉल्व हुआ, नोट मारेंगे। चिट्टा है। चलिए, सो हम लोग आगे पेज पे बढ़ेगा। चलिए, सो हम लोग सेकंड एग्जांपल ले, सेकंड एग्जांपल ले। ये अगर आपको एक मेंबर ऐसा है, मेंबर ऐसा है और इस पे ऐसा समझ लो, ये मेंबर ऐसा नहीं बल्कि ये आगे जाके यहाँ तक चला गया, मतलब ये बेंड करके ऐसा एक मेंबर है, और हमने यहाँ पे एक फोर्स एफ लगा दिया, एफ लगा दिया, ठीक है, एफ लगा दिया। मान लिया ये आपका ये एफ जो है 20 किलो न्यूटन का है। जनरली जो फोर्स होता है किलो न्यूटन में होता है, के का मतलब आपका 10 टू पावर 3। और ये मान लिया ये आपको 60 डिग्री एंगल बना दिया, ठीक है। और मान लिया ये लेंथ, यहाँ से ये लेंथ जो है ए बी सी, ए बी सी एक ही रॉड है, मतलब यहाँ पे जस्ट खाली बेंड कर दिया गया है, आपको बेंड कर दिया। और ये मान लिया ये आपको 1 मीटर, 1 मीटर नहीं 2 मीटर है, और ये मान लिया ये आपका सी बी 6 मीटर है, और ये ओ पॉइंट है जिसके अबाउट मोमेंट निकालना है। तो हम लोग एम नोट इक्वल टू लिखेंगे, ठीक है। इस फोर्स का हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर टू दिस और एक परपेंडिकुलर टू दिस। पहले हमारा दिमाग में ही रहता परपेंडिकुलर टू दिस कंपोनेंट तोड़ देंगे, तो अगर आप इसका कंपोनेंट लिखे तो कितना हो जाएगा 20 साइन 60, और जिसके लॉन्ग थीटा रहता है दिया उसके लॉन्ग कॉस होता है, सो ये 20 कॉस आपका 60 हो गया। अब क्या कीजिए, ये अभी हमारे पास दो फोर्स है, एक 20 कॉस 60 है और एक 20 साइन 60। अब दोनों के लिए हमें क्या करना है, ओ पॉइंट के अबाउट नेट आपका टॉर्क लिखना है, या मोमेंट जो भी हमने बोला था, टॉर्क मोमेंट कपल जो भी है हमें लिखना है। तो आप ओ पॉइंट पे बैठ जाओ, ये चीज़ें भूले नहीं, बार बार हम बोल रहे हैं, आगे से बंद करेंगे बोलना। सो ओ पॉइंट पे आप बैठ जाएं, ठीक है। और ये फोर्सेस का लिखे, तो पहले आप 20 साइन थीटा का लिखो, तो 20 साइन थीटा साइन 60 ये फोर्स हो गया। देखिए कैसे लिखा जाता है कोई भी टर्म, पहले फोर्स लिखिए इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स पे लिखिए,
तो कितना हो गया, इस फोर्स पे, ये लाइन ऑफ एक्शन है, ऐसे इधर परपेंडिकुलर नहीं होता, ये सामने होता है, ठीक है, इस पे ऐसे, और एक फोर्स को पैरेलली कहीं भी आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये समझिए आगे पीछे एक्सटेंडेड है, तो इस पे नॉर्मल कितना हुआ, 6 मीटर, 6 हो गया। अब उसके बाद इस फोर्स को आप इसी लाइन में यहाँ पर ला के देखिए, हमने बोला था परपेंडिकुलर पे, यहाँ ला के देखिए कैसे नचाते हुए फील हो रहा है अगर आप वो पॉइंट पे बैठे हुए, तो ऐसे, और ऐसे का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब प्लस की, ठीक है। और ये 20 cos 60, तो 20 cos 60 फोर्स लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, फोर्स देन डिस्टेंस एंड देन डायरेक्शन, डायरेक्शन। सो 20 cos 60 फोर्स, अब फोर्स पे परपेंडिकुलर डालना है, तो इस फोर्स को क्या करना है, इधर तो ए ओ से परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, तो हम इसको पीछे की तरफ आगे पीछे एक्सटेंड कर देते हैं और ये परपेंडिकुलर डालिए। तो बताइए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर। अब ये कैसे नचाएगा, तो इधर से नहीं देखना है, इसको यहाँ सामने लाइए परपेंडिकुलर वाले पॉइंट पे, जैसे इसको सामने यहाँ लाया परपेंडिकुलर वाले पे, एंड देन ये आपका यहाँ से ये ऐसे था और यहाँ पर ये ऐसे होगा, तो कैसा नचाते नजर आएगा वो पे बैठेंगे, तो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए आप माइनस के लिख सकते हैं, माइनस के लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस के लिख सकते हैं, तो ये आपका वैल्यू होगा, ठीक है, ये आपका वैल्यू होगा, सॉल्व हो गया। उसी तरह से अगर हम लोग, हाँ लिखते रहेंगे, मान लिया नेक्स्ट प्रॉब्लम ऐसा है, ये 30 किलो न्यूटन का फोर्स आपका 60 डिग्री पे लग रहा है, 60 डिग्री पे लग रहा है, ये रॉड है आपका ओ ए, और ये 20 किलो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, टॉर्क का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, टॉर्क इक्वल टू आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, न्यूटन मीटर, और किलो दिया रहता है, मतलब 20 किलो का मतलब 10 टू पावर 3 था, सो ये 20,000 न्यूटन मीटर है, और ये ऐसा लग रहा है इस ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। तो अब इसका लिखना है, तो इस फोर्स का पहले कंपोनेंट लिख दें, तो ये हो जाएगा आपका 30 साइन 60, और इधर हो जाएगा आपका 30 cos 60, ठीक है, 30 cos 60। तो आप अगर इसको लिखें तो कितना हो जाएगा, पहले आप 30 cos 60 बात करें तो फोर्स इस पे इसी के अलोंग पास कर रहा है, तो इसका 0 हो जाएगा, तो बचा 30 साइन 60, 30 साइन 60 फोर्स हो गया, फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 हो गया, और अगर आप ओ पे बैठ के देखें तो ये कैसे नचाएगा, ऐसे, सो आपका एंटी क्लॉकवाइज, सो प्लस के, क्लियर है। अब आइए, अब ये मोमेंट का क्या रोल है, सो मोमेंट जो है, देखिएगा जरा सा, मोमेंट बहुत ही आपका कंसेप्चुअल चीज होता है पूरा ईएम और पूरा सॉम के लिए, इसलिए मोमेंट से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बार बार सॉम बनाता है, बनाता है। देखिए 20 किलो न्यूटन मीटर है, इसको कैसे सोचना है, ये ऐसे दिखाया, क्लॉकवाइज दिखाया पॉइंट पे, क्लॉकवाइज दिखाया, बहुत होगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और तो कुछ होना नहीं है। तो मान लिया ये क्लॉकवाइज ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया, और ओ पॉइंट के बाद मोमेंट पूछ रहा, तो ये ऑलरेडी मोमेंट है, इसको डिस्टेंस की जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने का ना कुछ, ये ऑलरेडी मोमेंट है, ठीक है, तो खाली ये वैल्यू डायरेक्ट लिख देना है। तो हमने ये 20 मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिखा गया, मतलब डिस्टेंस मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं। तो अब इशू क्या रहा, डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिखा गया 20 किलो न्यूटन, अब रहा डायरेक्शन,
डायरेक्शन कैसे देखते हैं, तो ये जो ऐसा है, इस पॉइंट पे ऐसा है, इसको हम कभी भी इस रॉड के अंदर नहीं घुसाते। इसको अगर ये ऐसे क्लॉकवाइज है तो इसको हम बाहर की तरह ऐसा फील कराते हैं। जिस पॉइंट के बाद पूछ रहा है उससे हम लोग इसको रॉड के अंदर से होते हुए ऐसे नहीं ले जाते, बल्कि हम इसको कैसे ले जाएंगे, इसको बाहर से ही, रॉड के बाहर से होते हुए इस ओ को क्या करेंगे, घेरेंगे, इसको हम लोग सराउंड करेंगे, ठीक है, सराउंड करेंगे, तो ये ऐसे ले जाएंगे। तो बताओ तुम ओ पर बैठ करके क्या फील कर रहे हो, ये हमें क्लॉकवाइज करके ले जा रहा है, तो इसको अंदर ऐसे नहीं ले जाना है, ठीक है, ऐसे नहीं ले जाना है, कुछ भी नहीं सोच लेना है, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे ले जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, नहीं, रॉड से पारे नहीं करना है। जब ऐसा है तो इसको आप बाहर से ऐसे ले जाए, अगर ऐसे रहता तो आप ऐसे ले जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप खुद सोचो ना, ये ऐसे है तो आप इस एरो को यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी एक ही बात है। तो आप ऐसे है तो इसको भी आप ऐसे करके दिखा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइए ये दोनों एक ही बात है ना, एक कौन सा हो रहा है ऐसे ऐसे। तो अगर ये एरो नीचे दिया हुआ या मतलब नीचे दिया हुआ यहाँ यहाँ पर दिया हुआ, एक ही बात है, अगर ऐसे दिया हो तो ऐसे कर दो ऊपर, तो ये इसको सराउंड कर रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जाने का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए क्या था, निगेटिव था, तो माइनस के हो गया, ठीक है, नेगेटिव। तो एक तरह से देखा जाए तो इस वैल्यू को आप ऐसे भी करके आगे से लिख सकते हैं, 30 साइन 60 इंटू 5 माइनस 20 के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर बार तो के ही आना है, बस खाली प्लस माइनस आपका चेंज होते रहेगा। तो आगे से हम क्या लिखेंगे, के बाहर रख देंगे और बाकी अंदर प्लस माइनस खाली लिखते रहेंगे। ये अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम लोग इसको बढ़ाएंगे। चलिए सो ये हो गया, तो इतना नोट मारिए। जो भी आपका ए पे डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा। बस खाली आप आगे बढ़, जैसे ये है नहीं पता चला तो नीचे ही कर लो ना, और इसको ऐसे पार करो, ठीक है, अंदर से नहीं पार करना है कभी। यही सब आपका कुछ से कुछ लड़का सोच बैठता है, तो उसको आपको ध्यान देना है, जरा ध्यान देना। जो हमने प्रॉब्लम 1 बात किया था, वो 1 बात किया था, उसको हम यहाँ लाना चाहेंगे फिर से। हमने लिखा था ऐसा, और ये एंगल था आपका थीटा, और ये था एफ, और ये ओ था, और ये आपका एल था। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका कंपोनेंट हमने ऐसा तोड़ के किया था फर्स्ट वाला प्रॉब्लम। हमने दूसरा ये भी तरीका बताया था कि फोर्स को आगे पीछे क्या कर लो, एक्सटेंड कर लो, एक्सटेंड कर लिया, और उस पर आप ओ से क्या करो, परपेंडिकुलर डालो, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी लिखा था। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो बताओ ये हमने क्या लिखा था, ये फोर्स इंटू क्या कर लेना है, सीधा कंपोनेंट, फोर्स का तोड़ने का जरूरत नहीं, फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये एल है, ये थीटा है, तो डी हो जाएगा एल कॉस थीटा, सॉरी एल साइन थीटा। तो फोर्स इंटू एल साइन थीटा क्या हो गया, टॉर्क हो गया। तो ये डायरेक्ट लिखा गया, कंपोनेंट तोड़ने का जरूरत नहीं। आप फर्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए तो हमने कंपोनेंट तोड़ा था, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, तो ये डायरेक्ट लिखा गया। डायरेक्शन की बात है तो ऐसे मत देखिए, नहीं तो लगेगा यहाँ जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, मालूम नहीं। तो इस एफ को आप यहाँ पर ला करके, मतलब फील करना है, लगा नहीं देना होता, फील करना है यहाँ पर है। तो ये फोर्स कैसे लगा था,
यहाँ पे बैठ के देखते तो ये आपको ऐसे नचाते नजर आता क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, तो ये -k हो गया, ठीक है, माइनस एंटी क्लॉकवाइज मतलब +k हो गया, सॉरी +k हो गया। तो ऐसे भी, तो ये देखने से लग रहा है काफ़ी आसान है। ये हमने क्या किया, फोर्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला तो आसानी से भी ये भी निकल गया। तो कंपोनेंट नट भी तोड़े तो आसानी से कर पाएंगे, लेकिन हमने बोला था इसको यूज ना करें, क्योंकि हर जगह ये आपका बेनिफिशियल नहीं होगा, मतलब कभी कभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो बात है कि वो कौन सा एग्जाम्पल होगा, कैसा एग्जाम्पल होगा जहाँ हमें प्रॉब्लम होगा, कि हमें कंपोनेंट ही तोड़ना फोर्स का ज़्यादा अच्छा है। तो अगला हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। छपिए इसको, नोट कीजिए। चलिए थोड़ा फास्ट करो। तो यही सब हम लोग टॉर्क निकालना बेसिकली सीख रहे हैं, ठीक है। सो एक एग्जांपल और देखेंगे, उसके बाद आपको टॉर्क निकालना आ जाएगा। सो टॉर्क निकालना समेशन Fx0 Fy0 तीनों आपको आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम है जो सॉल्व करना शुरू करेंगे। और ये पूरा इक्विलिब्रियम पढ़ते पढ़ते आप समझ लीजिए, ये आप सॉम का 25% काम जो है ऑलरेडी कर चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, सो नेक्स्ट आपका प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, ये अगर मान लिया ये ऐसा होता, एक मेंबर ऐसा है, एक मेंबर नहीं है बल्कि एक ही मेंबर है, फिर आगे जाके ऐसा बेंड कर गया, अलग अलग मेंबर नहीं है, एक ही आगे जा कर के बेंड कर गया है, और फिर यही मेंबर है, यही आपको मेंबर है। और इस मेंबर पे हमने क्या किया, एक फोर्स जो है, इस मेंबर पे जो हमने फोर्स जो है वो आपका F लगाया, कुछ वैल्यू भी लिख सकते थे लेकिन हम F लिख दे रहे हैं। बाकी जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस देंगे वो आप न्यूमेरिक डेटा होगा, F लगा दिया। ये O पॉइंट है, इसके अबाउट मोमेंट पूछ रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें देगा। मतलब ये रॉड ऐसा है, OAB रॉड है, ठीक है। ये बेंड है, यहाँ पे ऐसे नहीं सोचते कि मतलब ये अलग रॉड है, अलग मटेरियल का यहाँ जोड़े है, कुछ भी हो, अलग मटेरियल या सेम मटेरियल हो, लेकिन यहाँ पर ये जुटा हुआ वेल्डेड टाइप का है, ऐसा है, ठीक है, या फिर सिंगल यूनिट ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेल्डेड हो या सिंगल यूनिट हो। चलिए मान लिया ये लेंथ आपका OA है जो A है, और AB है जो B है, और साथ में जब भी कोई मेंबर आपको इंक्लाइन किया जाता है तो उसका एंगल का इंफॉर्मेशन देना मस्ट होता है। तो मान लिया ये एंगल जो है आपका θ1 है, और ये जो एंगल है वो आपका θ2 है, ठीक है। और ये जो आपने फोर्स आपने लगा दिया वो हॉरिजॉन्टल के साथ मान लिया ये आपको थीटा एंगल बना रहा है, ऐसा है। तो आपको इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालना है। तो अगर हम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करें तो ये फोर्स हो गया, और इसको अगर आगे बढ़ाएं और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो काफ़ी मुश्किल होगा निकालना, लेकिन अगर हम कंपोनेंट तोड़ दें तो काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए निकालना। सो एक कंपोनेंट F का तोड़ दिया F साइन थीटा, और एक कंपोनेंट इधर तोड़ दिया F कॉस थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हमने तोड़ दिया। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, और ये आपको बता भी दें हम, इस चीज़ों को गेट ने पूछा, और रिसेंटली 2 साल पहले, और ये पहले से हम पढ़ा रहे हैं। सो आपको गेट पूछा, तो ये नहीं कि पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करवाया, वो कुछ छोटा सा पॉइंट आपको पूछ गया था
छोटा सा पॉइंट, कुछ डायरेक्शन रिलेटेड, कुछ 1 मार्क्स का पूछा था, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स नहीं बनाया, नहीं तो पूरा सॉल्व कराता तो वो पूरा सॉल्व कराता तो आपको 2 मार्क्स पूछता है। अब देखिए एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, तो फोर्स हमने लिख दिया एफ साइन थीटा। अब क्या चाहिए हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स को आप आगे पीछे बढ़ाइए, मान लीजिए हमने इसको नीचे बढ़ाया और इस पे यहाँ से ओ से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो एफ साइन थीटा फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। मान लीजिए ये डिस्टेंस एक्स है तो एक्स लिख देते हैं, हम एक्स बाद में लिख देगा। और कैसे नचाएगा एफ साइन थीटा, यहाँ पर ले आओ और यहाँ बैठ के देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपको नचाते नजर आएगा। सो प्लस के ऐसे लिखेंगे कि ये लास्ट में लिख देंगे। और फिर एफ कॉस थीटा फोर्स, फिर उसके बाद फोर्स पे डिस्टेंस, तो ये एफ कॉस थीटा फोर्स हुआ और ओ से परपेंडिकुलर डालना है। इसका मतलब ये फोर्स को हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा, तो इधर बढ़ाया और इस पे हमने परपेंडिकुलर डाला, तो ये डिस्टेंस अगर हम y मान लें तो ये y हो जाएगा। और अगर ये फोर्स एफ कॉस थीटा यहाँ पे ऐसे लगा दें तो यहाँ से देखेंगे तो ये एफ कॉस थीटा जो है यहाँ पे कैसे नचाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज, सो निगेटिव हो गया। और बाद में आप के डालना चाहें तो के डाल दीजिए, हो गया। अब बात है x और y का, तो अगर ये x है तो दिस x को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर हम इसको m मान लें तो m नहीं बल्कि कुछ और पॉइंट कर दो, r मान लें तो x को हम लिख सकते हैं OR प्लस, ये पॉइंट r है, OR प्लस अगर इसको s माने तो OR प्लस RS, और RS जो है AP के बराबर होगा, OR प्लस AP। और OR कितना हो जाएगा, AS cos थीटा 1, OR A cos थीटा 1, और RS है जो AP के बराबर है, तो AP कितना हो जाएगा इधर से B sin थीटा 2, B cos थीटा 2। उसी तरह से अगर हम y बात करें तो दिस y है, तो ये भी क्या है, y इज आपका BS के बराबर है। देखिए BS, और BS किसके बराबर है, BP प्लस PS, और BP कितना है, BP लिख सकते हैं डायग्राम से देखिए B sin थीटा 2, और PS कितना लिखेंगे, PS आपका AR के बराबर है, PS है जो AR के बराबर है, AR के बराबर है, तो AR हो गया था आपका कितना, AR इज A sin थीटा 1, यही हो गया, पुट कर दीजिए, खत्म हो गया। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते एफ ऐसे बढ़ा के, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में आपको काफी एफर्ट जाता। ये नहीं कहेंगे कि कोई भी चीज़ों से बनेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो ज्योमेट्री लग के बन ही जाएगा, लेकिन काफ़ी आपको एफर्ट जाएगा। इसीलिए फोर्स का कंपोनेंट तोड़ के बनाना ज़्यादा अच्छा है, बल्कि कंपेयर टू आपका फोर्स पे परपेंडिकुलर डाल के। तो हमें कभी कभी लग जाता है ये आसान है, तो आप हर तरह का वेरिएशन से नहीं गुजरे होते हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग जाता है, ठीक है। हाँ, सो सबसे बेस्ट है आप फोर्स का कंपोनेंट तोड़ें। चलिए, तो ये इतना से हम लोग को एक आइडिया लग जाता है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट जो 2D में निकाल रहे हैं, दैट इज TZ निकाल रहे हैं, वो TZ हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब TZ निकालना हम सीख चुके हैं, तो अब हम लोग इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगला हेडिंग होगा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम नहीं था, ये बस क्या था, ये हम मोमेंट निकालना सीख रहे थे किसी पॉइंट के अबाउट। अब जबरदस्ती इसको ऐसे प्रॉब्लम पूछ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन प्रॉब्लम का मतलब होता है एक सिस्टम होना, ठीक है, एक सिस्टम होना। ये सिस्टम नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ये जस्ट आपका एक वैल्यू, हम लोग किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट करना सीख रहे थे। चलिए, सो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, अगला हेडिंग देंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। और हमारे पास जो गवर्निंग इक्वेशन होगा, गवर्निंग का मतलब जिससे ये गवर्न होगा, जिसका यूज करके हम पढ़ेंगे, वो होगा आपका 3, समेशन fx0, समेशन fy0 और समेशन
टी जेड 0। हम बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, आप भी लिखते रहिए, ठीक है, एकदम आदत पड़ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम पे आएंगे। तो ये प्रॉब्लम में घुसने से पहले, ठीक है, आपको कुछ बेसिक और बनाना होगा, ठीक है, बेसिक और बनाना होगा। तो इतना पहले नोट मारिए।